पिछले पार्ट में हमने देखा था रायन सैंग को पसंद करने लगी थी, जो कि क्यूपिड फेरी था और लोगों को प्यार करवाता था, लेकिन सैंग उसे खुद से दूर रहने का कहता है। एक लड़की के लापता होने के कारण रायन की जान को भी खतरा था, क्योंकि वो केस की गवाह थी। रायन को बचाने के लिए सैंग अपनी जान पर खेल जाता है। आगे सीजन में क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, ये जानने के लिए आइए आगे की कहानी जानते हैं। रायन पुलिस स्टेशन में जेही को काले कपड़ों वाले आदमी को देखने के बारे में बताती है, जो वो कातिल था। जेही उसे उस आदमी के पिक्चर दिखाकर पूछता है क्या वो ये आदमी था, तो रायन कहती है कि मैंने उसका चेहरा गौर से नहीं देखा था। जेही पूछता है कि तुमने उस लड़की में कोई अजीब बात नोट की थी, तो रायन बताती है कि उसने कहा था मैंने कुछ गलत नहीं किया। जेही अपने घर में अपने डॉग को खाना खिला रहा था। उसे याद आता है कि जब उसने रायन से घर जाने का पूछा था तो वो जेही की बजाय सैंग के साथ गई थी। वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है जिसे मैं लाइक करता हूँ, उसने मेरे बजाय किसी और का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन मैं सैंग से जरूर जीतूंगा। रायन सैंग के जख्मों पर दवाई लगा रही थी। वो सैंग के दिल पर हाथ रख के कहते कि तुम बार बार झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बताती हैं। सैंग बात बदलते हुए कहता है कि तुम इस केस में गवाही मत देना, तो रायन कहती है कि मैं गवाही जरूर दूंगी, हो सकता है मेरी गवाही से वो लड़की मिल जाए। डोंगचिल ने चॉकलेट्स खा ली थी, इससे सैंग और इसके दोस्त उसे इमरजेंसी में रायन के क्लिनिक लेकर आते हैं। रायन सैंग से पूछते कि तुम्हारे जख्म इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, और उसे पकड़कर आगे पीछे से देखने लगती है। सैंग खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, तो पैल खांस के उन्हें ऐसा करने से रोकता है। कुछ देर बाद डोंगचिल, जिसे पिंजरे में बंद किया हुआ था, वो इंसानी रूप में आ गया था। पिंजरे से निकलकर सैंग और अपने दोस्तों के पास आता है, तो पैल और डोंग उसका नाम लेकर उससे पूछते हैं कि अब तुम ठीक हो, तो सैंग उन्हें चुप करवाने की कोशिश करता है। जेही उस लड़की के घर आकर लाल नोटबुक ढूंढता है और उसे वो मिल जाती है, जिसे लेकर वो ऑफिसर के पास आकर पूछता है आपके ख्याल में कातिल कौन है। ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई उस कातिल की मदद कर रहा है। फिर उसे 1993 वाले केस की कहानी बताते हैं, जिसके सारे गवाह मर गए, यहाँ तक कि उस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर ने भी सुसाइड कर लिया था। अभी वो केस बंद हो गया था। एक साल बाद एक ऑफिसर ने दोबारा केस खोला था, जिसने पता लगाया स्कूल गर्ल्स के अलावा कुछ और औरतें भी लापता हुई थी, और उन सब के पास ऐसी नोटबुक थी जो कातिल ने दी थी, और उन्हें वो नोटबुक भरने का कहता था, वरना उन्हें मारने की धमकी देता था, लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता था और अगले दिन लापता हो जाता था। जब वो एक लड़की को मारने वाला था तो पुलिस उस तक पहुँच गई, लेकिन वो वहाँ से भी गायब हो गया था और तब से उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सैंग रायन के साथ खाना खाने आता है, और रायन के खाना खाने से पहले वो सारे बर्तन कपड़े से साफ करता है। सैंग हर चीज चेक करता है और फिर रायन को खाने को देता है। रायन उसे ऐसा करने का कारण पूछते तो वो कहता है कि तुम गवाह देना चाहती हो, इससे मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी होगी। सैंग रायन की ड्रिंक भी पहले खुद पीकर चेक करता है, फिर रायन को देता है। रायन शाम को घर जाने लगते तो सैंग कहते कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिस पे रायन कहते कि मुझे कहीं और जाना है। सैंग कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अगले दिन रायन सैंग के साथ पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ उसे हिप्नोटाइज करके पता लगाना था कि उस रात असल में रायन ने क्या देखा था। रायन को साथ के वाकयात नजर आने लगते हैं। वो बताती है कि मुझे बर्फ गिरती नजर आ रही है और वो लड़की भी यही है। फिर रायन बस स्टॉप का सीन बताती है, जहाँ काले कपड़ों वाला आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था और उस आदमी का कद 6 फीट था। रायन बताती है कि मैं जब बस में बैठी थी तब उस आदमी ने लड़की पर हमला भी किया था। फिर रायन को अपना पिछला जन्म नजर आता है, जहाँ वो बड़े प्रिंस को देखती है जो जेही था। ये सीन देखकर रायन आंखें खोल देती है और सोचती है कि मुझे जेही क्यों नजर आया। सैंग रायन को घर छोड़ने आता है तो उसके गले में अपना स्कार्फ डालकर कहता है कि कल भी बहुत बर्फ पड़ेगी, इससे तुम घर से बाहर मत निकलना। रायन उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है कि सैंग उसकी चिंता कर रहा है। रायन अपनी दोस्त के साथ एक स्टोर पर आती है। उसकी दोस्त वहाँ से चीजें खरीद रही थी, लेकिन रायन स्टोर से बाहर आ जाती है और तभी वो लड़की भी बाहर आती है जो इस केस की गवाह थी। वो लड़की स्टोर से निकलकर एक गली से जा रही थी और तभी काले कपड़ों वाला आदमी उसका पीछा करता है। ये देखकर वो लड़की चीख मारती है तो रायन भी शोर सुनकर वहाँ आती है, लेकिन वहाँ से लड़की के बजाय एक जख्मी डॉग मिलता है, जिसे वो हॉस्पिटल ले आती है। सैंग रायन को क्लिनिक से घर छोड़कर जाने लगता है तो रायन उसे अंदर आने का कहती है। रायन की दोस्त सैंग से पूछती है कि तुम्हें रायन की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। सैंग कहता है कि मैं किसी को लाइक नहीं करता। दोस्त कहते हैं कि जब तुमने रायन को खतरे में देखा था तब तुम कांप रहे थे, इससे तुम भी मान लो कि तुम रायन को लाइक करते हो। सैंग कोई जवाब नहीं देता तो रायन अपनी दोस्त को चुप करवा देती है। रायन और सैंग खाना खाने के बाद सोने के लिए रायन के कमरे में जाने लगते हैं तो रायन की दोस्त उसे कहती है कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ और सैंग तुम्हारे कमरे में सो जाएगा। सैंग रायन के कमरे में उसके बेड के नीचे से कैलेंडर निकाल कर देखता है, जिस पर 1000वां दिन मार्क किया हुआ था। ये देखकर उसे समसिन की बात याद आती है कि जिसका कोई लाल धागा न हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लाल धागा एक इंसान को दूसरे से जोड़ता था, लेकिन रायन की किस्मत में नहीं था। ये सोच सैंग को रायन की चिंता होने लगती है। इधर रायन एक सपना देखती है जिसमें वो उसी भविष्य बताने वाले आदमी से मिलती है, जो उसे कार्ड देकर कहता है कि जिस आदमी को तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे लिए भेजा है उसका हाथ मत छोड़ना, वरना अंजाम ये होगा। रायन उसका दिया हुआ कार्ड देखती है तो उस पर मौत लिखा हुआ था। ये देखते ही रायन की आंख खुल जाती है। अगली सुबह जेही इस केस के
बारे में सोच रहा था कि अब पता नहीं कौन गायब होगा। तभी उसका एक टीम मेंबर आकर उसे एक 20 साल की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दूसरी तरफ रायन सैंग के पास आती है जो अभी तक सो रहा था। कल रायन उसके पास आकर लेट जाती है ताकि उसे कुछ देर और देख सके, लेकिन रायन को उसकी आंखों से आंसू निकलते दिखाई देते हैं तो वो अपने हाथ से उसके आंसू साफ करती है और तभी सैंग की आंख खुल जाती है। रायन को अपने पास लेटा देखकर सैंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसके घर से वापस जाते हुए सैंग उसे कहता है कि तुम्हें जब भी कोई मुश्किल हो मुझे बुला लेना। जे ही आज लापता होने वाली लड़की के घर की तलाशी लेता है और वो नोटबुक ढूंढने की कोशिश करता है जो कातिल हर लापता होने वाली लड़की को देता था, लेकिन जेही को वो नोटबुक नहीं मिलती। डोंग डेटिंग अकेडमी आता है तो पैल और डोंग चिल भी उसका पीछा करते हैं, जहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि ये डेटिंग अकेडमी है जहाँ लोगों को प्यार के बारे में सिखाया जाता है। वो दोनों दरवाजे में से अंदर देखने लगते हैं जहाँ एक डोंग और लोगों के साथ क्लास ले रहा था। क्लास का टीचर सबसे कहता है कि आप सबका क्यूपिड यही है। ये सुनकर डोंग परेशान हो जाता है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन फिर टीचर कहता है कि मैं आप सबका क्यूपिड हूँ जो आप सबको आपके प्यार से मिलवाएगा। ये सुनकर डोंग की सांस में सांस आती है। रायन अपने क्लिनिक आती है तो वहाँ की नर्स उसे अपनी शादी का कार्ड देती है जिस पर 2 हाथ लाल धागे से जुड़े हुए थे। नर्स कहती है कि मुझे विश्वास है आपका लाल धागा जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो यहीं कहीं है। ये सुनकर रायन को सैंग याद आता है। पुलिस को सीसीटीवी कैमरा से पता चलता है कि कल रात लापता होने वाली लड़की की गवाह भी रायन ही थी, क्योंकि जिस वक्त वो लड़की स्टोर से निकली थी उस वक्त रायन भी स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। इससे रायन को एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। रायन बताते हैं कि उस वक्त स्टोर से निकलने के बाद इस लड़की की टक्कर उस काले कपड़ों वाले आदमी से हुई थी और मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया था। रायन को वहाँ जेही को देखकर भविष्य बताने वाले की बात याद आती है, जैसे किस्मत तुम्हारे पास लाए उसे हाथ मत छुड़ाना। लेकिन रायन तो सैंग को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। जेही को उसका साथी सीसीटीवी कैमरा की वीडियो दिखा कर कहता है कि काले कपड़ों वाला आदमी कई दिनों से रायन का पीछा कर रहा है और हर उस जगह नजर आता है जहाँ रायन होती है। तभी खबर मिलती है कि पहले केस में रायन के साथ जो लड़की गवाह थी वो भी कत्ल हो गई है। सैंग रायन को छोड़ने घर आता है तो रायन बर्फ देखकर बाहर खड़ी हो जाती है और बर्फ को पकड़ने लगती है, जिसे देखकर सैंग को अपनी एक्स जॉन्ग याद आती है क्योंकि वो भी बर्फ को देखकर ऐसी हो जाती थी। रायन सैंग को बताती है कि तुमने मुझे जो स्कार्फ दिया था उस पर डॉग का खून लग गया था, इसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नया स्कार्फ बनाया है। रायन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इससे तुमसे मिलने की कोशिश तो जरूर करूंगी। उसकी बात सुनकर सैंग को जॉन्ग की बात याद आती है, जिसे कहती थी कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे एक बार और प्यार से क्यों नहीं देखा। ये बात याद है कि वो रायन की तरफ जाता है और उसे पकड़कर हक कर लेता है। पुलिस ऑफिसर सैंग के साथ उस कातिल की बात कर रहा था। सैंग कहता है कि ये कातिल रायन को भी मारना चाहता है, लेकिन उसने मुझे रायन के साथ देखा है और वो हैरान है कि 29 ईयर्स पहले वाला पुलिस ऑफिसर यानी मैं आज भी यहाँ कैसे मौजूद हूँ। इससे वो रायन को नहीं मार रहा ताकि मुझ पर नजर सके, यानी सैंग 29 ईयर्स पहले भी पुलिस ऑफिसर था। पुलिस टीम ने रायन का बताया हुआ स्केच बनवा लिया था। ऑफिसर अपनी टीम को बताता है कि कोई इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद के लिए आया है जो 1993 वाले केस का आखिरी गवाह है। अंदर आने वाला गवाह कोई और नहीं बल्कि सैंग था, जिसे देखकर जेही हैरान रह जाता है। 1994 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कातिल 4 कत्ल करने के बाद 5वां कत्ल करने से पहले एक लड़की को नोटबुक देकर उसे भरने का कहता है। उस वक्त सैंग पुलिस स्टेशन में बैठा इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सैंग यहाँ एक पुलिस ऑफिसर था और उस वक्त अभी वाले ऑफिसर सैंग के साथ ही काम करते थे। कातिल ने जिस लड़की को नोटबुक दी थी वो एक जगह बैठी अपनी दोस्त को इस बारे में बता रही थी। तभी वहाँ से सैंग और ऑफिसर गुजरते हैं तो सैंग उससे पूछता है कि तुम्हें ये किसने दी, तो वो बता देती है। वो लोग उस लड़की का पीछा करते हैं तो कातिल इस लड़की के पीछे आता है, जिसपे सैंग वहाँ पहुँच जाता है। सैंग के पास अच्छा मौका था, वो कातिल को वहीं पकड़ सकता था, लेकिन सैंग का मेटामॉर्फोसिस शुरू हो गया था जिसमें सैंग का शरीर उसके पर हील हो गए थे और सैंग को कातिल को छोड़कर वहाँ से गायब होना पड़ा था। प्रेजेंट में वापस आए तो सैंग पुलिस स्टेशन में पुलिस टीम के पास आ गया था, जिसे देखकर जेही पूछता है कि सैंग अपने पैदा होने से पहले वाले केस का गवाह कैसे हो सकता है। तो सैंग बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए लापता हुआ था वो मेरे डैड थे। सैंग कातिल का बना हुआ स्केच देखकर बताता है कि ये उस कातिल का चेहरा नहीं है, तो वो सब हैरान हो जाते हैं। जेही सैंग से पूछता है कि तुम इस केस के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। तो सैंग बताता है कि मैं डैड के लापता होने की वजह जानने के लिए बचपन से उनकी सब फाइल्स को स्टडी कर रहा था, इससे मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। वो बताता है कि मैं रायन को जब पहाड़ पर ढूंढने के लिए गया था तब उस कातिल को भी देखा था और उसके चेहरे पे बहुत सारा मेकअप था क्योंकि वो अपना असली चेहरा छुपा रहा है। रायन रात के वक्त अकेले अपने घर जा रही थी और उसके पीछे एक आदमी आ रहा था, जिसे देखकर रायन उसे मारने लगते तो वो बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे ऑफिसर जेही ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है क्योंकि आपका बॉडीगार्ड सैंग इस वक्त पुलिस स्टेशन में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। सैंग जेही को देखकर सोचते कि पिछले जन्म में किंग का बड़ा प्रिंस था और इस जन्म में भी वे वैसा ही है। जेही की टीम को सैंग को अपनी टीम का हिस्सा बनाने पर इतराज था। जेही सैंग से कहता है कि हमें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारी लाल नोटबुक वाली बात सच है या झूठ। रायन अपनी दोस्त को बताती है कि मैं पिछले जन्म में एक एंजल थी क्योंकि मैंने अपने पर देखे थे जो असल में उसके नहीं बल्कि सैंग के पर थे। वो अपनी दोस्त को
बताती है कि मुझे वहाँ के किंग से प्यार हो गया था जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही जंग शुरू हो गई थी। रायन की दोस्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। इधर सैंग घर आते तो पैल कहता है कि तुम दोनों तो काफी क्लोज आ गए हो। सैंग पूछता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। पैल गुस्से से कहता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं तो तुम रायन के आसपास क्यों घूमते रहते हो। सैंग कहता है कि उसने कातिल को देखा था। पैल कहता है कि अगर इस समय उसे तुमसे प्यार हो गया तो क्या करोगे। सैंग उसकी बात का जवाब दिए बिना जाने लगता है तो पैल उससे कहता है कि अगर तुम उस पर तीर नहीं चला सकते तो क्या मैं चला दूं। सैंग इस बात का भी जवाब नहीं देता। रायन अपनी दोस्त को बताती है कि सैंग ने मुझे हक किया, इसका मतलब है वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। तो उसकी दोस्त कहती है कि उसने खुद तुमसे ये कहा था, वो तुम्हें लाइक नहीं करता, इससे पहले ये पता करो कि वो सीरियस है भी या नहीं। रायन सैंग को मैसेज करके पूछते कि कल पुलिस ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ने के लिए आओगे। सैंग रायन का मैसेज देख लेता है और अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने रायन को यहाँ बुलाया है, जिस पर उसे बताया जाता है कि वो पहले ही अपना बयान दे चुकी है। तभी सैंग को रायन की कॉल आने लगती है जिसे वो काट देता है। सैंग बताता है कि उस कातिल ने 1993 में 5 औरतों को कत्ल करने के बाद 29 ईयर्स इंतजार किया और अब होटल से लापता होने वाली लड़की को कत्ल किया। रायन सैंग के फोन न उठाने की वजह से खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाती है और सैंग का इंतजार करने लगती है। सैंग वहाँ आता है तो रायन को वहाँ देखकर छुपने लगता है, लेकिन रायन ने उसे देख लिया था। तभी जेही के पास एक आदमी आता है जिसने हेलमेट पहना हुआ था। जेही को एक पैकेट देता है और बताता है कि आपकी डिलीवरी आई है। जेही वो पैकेट खोलकर देखता है तो उसमें 1993 वाले केस के सर्च ऑपरेशन की पिक्चर्स थी जिसमें सैंग की पुलिस यूनिफॉर्म वाली पिक्चर्स थी, जो देखकर जेही शॉक्ड रह जाता है। रायन सैंग को लेकर बाहर आती है और उससे पूछते कि तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सैंग नहीं कहता है। रायन पूछते फिर हमारा क्या रिश्ता है और तुमने उस रात मुझे हक क्यों किया था। तो सैंग कहता है कि तुम्हारे पास से एक बाइक गुजरी थी जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें हक किया था। रायन कहती है कि तुम्हारा मतलब है हमारे बीच कुछ नहीं है। तभी वहाँ जेही आता है जिसे देख कर रायन कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। रायन के साथ जाते हुए जेही उसे कहता है कि तुम सैंग से दूर रहने के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन कभी उसे अपना दिल मत देना। रायन घर आती है तो उसे सैंग का गुड नाइट का मैसेज मिलता है जिसे देखकर रायन खुश हो जाती है और उसे तुरंत जवाब दे देती है और फिर उसके मैसेज का इंतजार करने लगती है, लेकिन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी उसका कोई मैसेज नहीं आता तो वो थक कर सो जाती है। अगले दिन आँख खुलने पर वो फिर से अपना मोबाइल चेक करती है, लेकिन सैंग का कोई मैसेज नहीं आता। रायन की कुल एक डॉक्टर से समझाती है कि उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो रायन कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं हो रहा। रायन अकेली होटल में बैठी थी, तभी जेही उसके पास आकर बैठ जाता है और कहती है कि मैं हैरान हूँ तुम्हारे मेरे करीब आकर कोई नुकसान नहीं हुआ। जेही को उसकी बात की समझ नहीं आती, लेकिन वो दोनों खाना खाने लगते हैं। सैंग दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और उन्हें प्यार करवाने का सोचता है, लेकिन वैसा नहीं कर पाता। रायन ने खाने के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इससे जेही उसे घर छोड़ने आता है। उसकी दोस्त से कहते हैं कि इसने बहुत ड्रिंक कर ली है और इससे तुम इसका ख्याल रखना। वो रायन को बेड पर लेटाकर खुद मुंह धोने चली गई थी और रायन घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर आकर वो सैंग को वॉइस मैसेज भेज कर कहती है कि मैं घर से बाहर निकल आई हूँ, इससे मुझे अपना एड्रेस भेजो वरना मैं यहीं बैठी रहूंगी। सैंग उसे एड्रेस बता देता है। रायन उसके घर आ जाती है। अगली सुबह जब रायन की आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में थी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो उसे याद आता है कि उसने कल रात सैंग को बताया था कि मैं एक एंजल थी और वो उड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन सैंग उसे पकड़ लेता है। रायन को याद आता है कि उसने सैंग को कल रात किस भी की थी। सैंग पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था जहाँ एक कपल को लड़ते देखकर सैंग वहाँ से उठकर पुलिस स्टेशन के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर अपनी प्यार करवाने वाली पिस्टल निकालकर उस आदमी का निशाना लेता है जो पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ के बजाय दूसरी औरत के पीछे था। गोली का असर होते ही वो आदमी अपनी बीवी को हक कर लेता है कि देखकर पुलिस स्टेशन में सब हैरान हो जाते हैं। सैंग उन्हें देखकर खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ जेही आ जाता है जिसने सैंग की तरफ अपनी पिस्टल करके पूछा है कि तुम कौन हो। रायन ने रात को जब सैंग को किस की थी तो सैंग भी खुद को रोक नहीं पाता, उसने भी उसे किस कर लिया था। उन्हें किस करते डोंगचू ने देख लिया था जो टॉक बना हुआ था। वो मन में कहता है कि सैंग अपने जज्बात का इकरार नहीं करता, लेकिन आज पता चल गया कि तुम्हें भी प्यार हो गया है, लेकिन ये प्यार की आग तुम्हारे शरीर को जला ना दे। जेही सैंग को उसकी 29 ईयर्स पहले की पिक्चर्स दिखा के कहता है कि मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली है, ये दोनों पिक्चर्स एक ही आदमी की हैं, यानी ये तुम्हारी पिक्चर्स हैं। सैंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले चेक करता कि मुझे पिक्चर्स किसने भेजी हैं। वो कहता है कि पहले वाले केस में भी कातिल ने पुलिस को आपस में लड़वा दिया था और अभी वो यही कर रहा है। जेही पुलिस स्टेशन वापस आते हैं तो उसका एक टीम मेंबर उसे बताते हैं कि सैंग के पिक्चर्स वाला पार्सल नकली एड्रेस और नकली कोरियर नंबर से भेजा गया था। तभी कोई जेही से मिलने आता है जो होटल से लापता होने वाली लड़की सीओ का पति था। वो आदमी सीओ से मिलने वाले आखिरी गवाह यानी रायन से मिलना चाहता था, लेकिन जेही उसे मना कर देता है। सीओ का लवर किम ऑफिस में लड़की को ठरक नजरों से देख रहा था। ऑफिस के बाद उसे मेडिकल स्टोर से निकल आते कि किम उसकी खैरियत पूछने जाते तो घबरा के फीवर का बोलती वो वहाँ से निकल जाती है। सैंग रायन के बारे में सोच रहा था कि क्या मैं रायन को जेही से प्यार करवा दूं और खुद उनके बीच से हट जाऊं, लेकिन उसका दिल ऐसा करने के लिए नहीं मानता। सैंग अपने घर में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी डोंग पूछता है कि लोग किस क्यों करते हैं। तो सैंग परेशान होकर पूछता है कि तुमने देख लिया। डोंग कहता है कि मैंने कुछ देखा था, वो इतना बुरा था कि मुझे देखकर गुस्सा आ गया। सैंग उसकी बात सुनकर डर जाता है कि एक डोंग ने उसे और रायन को किस करता देख लिया है, लेकिन फिर डोंग बताता है कि
मैंने टीवी में किस वाला सीन देखा जो बहुत बुरा था। पर पैल को सैंग पे शक हो जाता है। रायन हॉस्पिटल से वापस जा रही थी कि तभी उससे सीओ का हस्बैंड मिलता है, जिससे सीओ के बारे में सवाल करने लगता है, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। रायन घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में सैंग मिलता है, जो उसके लिए परेशान था। फिर रायन सैंग से नशे में किस करने की माफी मांगती है और बता देती कि वो उसे लाइक करती है। सैंग पुलिस स्टेशन था और रायन के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि वो गुंडी लग रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रायनी थी। वो जेही और सैंग को लेके एक तंग गली के पास आती है, जिसे हिप्नोटिज्म में नजर आई थी। वो उन्हें बताती है कि किडनैप होने वाली लड़की को शायद यहाँ मारा गया था, क्योंकि ये जगह मुझे सपने में नजर आई थी जिसमें कातिल ने लड़की को मार कर दफना दिया था। जेही उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो सैंग बताता है कि 1993 वाले केस में भी स्कूल गर्ल्स इसी गली से गायब हुई थी। रायन, सैंग और जेही एक जगह से गुजरे थे तो वहाँ एक घर को देखकर सैंग रुक जाता है और उन्हें बताता है कि पहले मेरा घर था। रायन और सैंग उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जेही वहीं खड़ा रहता है। जेही के पास एक पड़ोसी औरत आती है, जिसे जेही बताता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और इस जगह के बारे में पता करने आया हूँ। तो वो औरत बताती है कि मैं यहाँ 40 ईयर्स से रह रही हूँ। और फिर वो सैंग के घर के बारे में बताती है कि इस घर में 4 लड़के रहते थे जो 20 साल पहले यहाँ से चले गए। वो पिक्चर्स भी लाकर दिखाती है जिसमें सैंग और उसके 3 दोस्त थे। जेही सैंग के पिक्चर देखकर इसे सैंग का डर समझकर पूछता है कि इसकी शादी नहीं हुई थी। तो वो औरत मना कर देती है और बताती है कि उनका एक डॉग भी था जिसका नाम डोंगचिल था। जेही को सैंग का डॉग डोंगचिल याद आता है, जिसे वो हॉस्पिटल भी लेकर गया था। ये सब बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। रात सैंग के पास डोंगचिल आता है, उसे बताता है कि मैं तुम्हें और रायन को किस करते देख लिया था। डोंगचिल कहता है कि सैमसन ने कहा था कि अगर तुमने किसी लड़की से प्यार किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। सैंग सोचता है कि अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि रायन वाकई एंजल है। जेही अपने ऑफिस में बैठा सैंग के पिक्चर्स देख रहा था, तभी वहाँ उसका एक टीम मेंबर आता है, पिक्चर्स के बारे में पूछता है। जेही कहता है कि ये सैंग के डैड के पिक्चर्स हैं। तो वो जेही से कहता है कि मैंने लव रूम में एक बहुत पुरानी पिक्चर देखी थी जिसमें बिल्कुल सैंग जैसा आदमी था। ये सुनकर जेही एक बार फिर सोच में पड़ जाता है। कातिल सीओ के बैग से एक पेज निकालता है जिस पर रायन का नंबर लिखा हुआ था। वो कातिल रायन को फंसाने का प्लान बनाता है और उसे उसी लड़की के नंबर से मैसेज करके कहता है कि मेरी मदद करो। अगले दिन जेही उसी टीम मेंबर के साथ लव रूम में सैंग की वो पिक्चर देखने आता है जिसके बारे में जेही के टीम मेंबर ने उसे बताया था। उन्हें वहाँ वो पिक्चर नहीं मिलती क्योंकि पार्क ने वो पिक्चर वहाँ से उतार दी थी ताकि कोई सैंग की हकीकत ना जान सके। रायन उस लड़की की मदद के लिए चली जाती है। सैंग उसके हॉस्पिटल के बाहर ही था पर उसे जाता देख नहीं पाता। इधर जेही अपने टीम मेंबर से कहता है कि चेक करो सीओ का नंबर चल रहा है या नहीं। तो वो चेक करके बताता है कि ये नंबर कल रात एक्टिव हुआ था। जेही समझ आता है कि रायन खतरे में और उसको बचाने के लिए जाता है। सैंग जेही से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। रायन को पता चलने पर वो भी उसके पीछे जाता है। रायन बिल्डिंग में जाती है तो हाथापाई में वो जख्मी हो जाती है, पर इससे पहले उससे ज्यादा नुकसान होता पुलिस वहाँ आ जाती है और कातिल भाग जाता है। रायन को हॉस्पिटल भेज देते हैं। सैंग वो वहाँ पहुँचे कपड़े में लाश नजर आती है। वो डरते डरते उस लाश पे से कपड़ा हटाता है, पर रायन को वहाँ ना पाके सुकून का सांस देता है। रायन का ऑपरेशन हो रहा था और उसे अपना पिछला जन्म दिखाई देता है, जहाँ से महल के सिपाहियों ने पहाड़ से गिरा दिया था, लेकिन किसी बैंक वाले लड़के ने उसे गिरने से बचा लिया था। रायन का ऑपरेशन कामयाब हो गया था और उसे होश आ जाता है। रायन को फिर से सपने में अपना पिछला जन्म नजर आता है, जहाँ वो सोई थी। सोई को एक बच्चा नजर आता है जो उसे कहता है कि अगर तुम अपने प्यार से मिलना चाहती हो तो इस दरख्त के फूल की पत्ती को गिरने से पहले अपनी उंगली पर रख लेना, फिर तुम इसे देख लोगी। तो सोई ऐसा ही करती है। तो उसे सैंग नजर आया था जिसके विंग्स भी थे और वो सोई पर तीर चलाने वाला था। तभी रायन की आंख खुल जाती है तो सैंग उसके पास ही बैठा था। उसे देखकर रायन कहती है कि वो एंजल मैं नहीं बल्कि तुम थे। तो सैंग उसकी बात पे हैरान हो जाता है। जेही सैंग और उसके दोस्तों की पुरानी पिक्चर्स हाथ में लेकर उसके घर के बाहर खड़ा था। तभी सैंग के दोस्तों को बाहर आता देख के वो हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैंग सोई पर तीर चलाने वाला था। वहाँ वो बच्चा भी खड़ा था जिसने सोई को दरख्त के फूल की पत्ती अपनी उंगली पर रखने का कहा था। सैंग जब सोई पर तीर चलाता है तो वो बच्चा तीर का रुख बदल देता है। वो तीर सैंग के दिल पर लग गया था, जिस कारण उसे सोई से प्यार हो गया था। इस प्यार की वजह से सैंग ने अपने पर भी जला दिए थे क्योंकि उसने सोई के पास जाना था। सोई की शादी बड़े प्रिंस से हो गई थी, लेकिन सोई खुश नहीं थी क्योंकि उसे भी सैंग से प्यार था। शादी के दिन सैंग को देखकर सोई सैंग के आगे खड़ी हो गई थी क्योंकि बड़ा प्रिंस उसे मरवा सकता था, लेकिन छोटे प्रिंस की माँ ने सोई और बड़े प्रिंस को तो मरवाने के लिए आदमी भेजे थे। सैंग को पता चल गया था कि उन लोगों पर तीर चलाने वाले थे, इसलिए वो भागकर सोई के आगे आ गया था और उसे बहुत सारे तीर लग गए थे। सोई को उस बच्चे ने बताया था कि अगर तुम सैंग से मिलना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें पहाड़ से गिरकर मरना होगा और फिर तुम्हारा अगला जन्म होगा जिसमें तुम्हारे लाल धागा सैंग के साथ जुड़ जाएगा। सोई ने उस बच्चे की बात पे अमल करते हुए पहाड़ से छलांग लगा दी थी और मर गई थी। अगले दिन सैमसन ने सैंग को सोई की लाश दिखाकर कहा था कि जब तक तुम्हारे जले हुए पर ठीक नहीं होते तब तक तुम यही तकलीफ बर्दाश्त करोगे और तुम जिस भी लड़की से प्यार करोगे वो मर जाएगी। फिर बहुत सालों बाद सोई का जन्म जोंग के नाम से हुआ था। ये वही जोंग थी जिससे सैंग प्यार करता था, वो जो 1993 वाले केस में मारी गई। जोंग की मौत के बाद सैमसन ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें मना भी किया था कि तुम किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। जेही सैंग के साथ
खाना खाने के लिए होटल में आता है। जेही ने सैंग के हाथ पर चोट लगी देखी थी, लेकिन कुछ देर बाद उस चोट का निशान भी नहीं था। जेही सैंग से पूछता है कि तुम्हारी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, लेकिन सैंग उसे कोई भी जवाब दिए बिना चला जाता है। जेही सैंग का यूज किया हुआ स्ट्रॉ अपने साथ ले जाता है, फोरेंसिक करवाने के लिए लेबोरेटरी में देता है। किम के ऑफिस की एम्प्लॉई अपने ऑफिस के बाथरूम में जाकर रोने लगती क्योंकि कल रात एक आदमी ने उसे नोटबुक दी थी और उसे भरने का कहा था। उस आदमी ने धमकी दी थी कि अगर तुम ये नोटबुक ना भरी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और लड़की काम से मिलकर वापस जाती है तो किम उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस ऑफिसर उस पर नजर रखे हुए है। किम की एम्प्लॉय लड़की अपने घर जा रही थी, उसे शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वही कातिल अचानक उस पर पीछे से आकर हमला कर देता है। वो कातिल इस लड़की को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अगले दिन ऑफिस में ना ही किम आया था और ना ही वो लड़की जिसको कातिल ने नोटबुक दी थी। पुलिस को जिस जगह से सीओ की लाश मिली थी वहाँ से किम के सिगरेट का टुकड़ा भी मिला था, जिसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया गया था। टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल गया था कि कातिल कौन है, क्योंकि दोनों डीएनए सैंपल मैच हो गए थे। किम एयरपोर्ट पर आ गया था क्योंकि वो कोरिया से निकलना चाहता था, लेकिन जेही की टीम वहाँ पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जेही उसे कल रात गायब होने वाली लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन किम उसकी बातों के जवाब नहीं देता। जेही को उसकी गर्दन पर निशान नजर आते हैं, जो उसको समझ आता है कि वही निशान है जो रायन के नाखून मारने पर बने थे। जेही को सैंग के इस्तेमाल किए हुए स्ट्रॉ का फोरेंसिक टेस्ट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि स्ट्रॉ पर किसी का डीएनए मौजूद नहीं है। ये सुनकर जेही बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सैंग असल में कौन है। रायन को हिप्नोटाइज करने वाला डॉक्टर सैंग से मिलकर उसे बताता है कि रायन ने हिप्नोटिज्म के दौरान वही सब बताया जो जोंग के साथ हुआ था, और फिर वो रिपोर्ट सैंग को देकर वहाँ से चला जाता है। सैंग वो रिपोर्ट खोने लगता है, लेकिन उसके हाथ गायब होने लगते हैं। तभी जेही ने सैंग के हाथ गायब होते हैं देख लिए थे। कुछ ही देर में सैंग के हाथ वापस आते हैं तो वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिस पर जेही उसके पीछे आता है, लेकिन सैंग छुप गया था। सैंग घर आकर वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रायन ने डॉक्टर को अपने पिछले 2 जन्मों के बारे में बताया था, जिनमें वो सोही और जोंग थी। ये सब पढ़ने के बाद रायन से मिलने उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि रायन पहाड़ों पर गई हुई थी। रायन अपना कैलेंडर देखते तो उसे याद आता है कि 4th डेट को वो पहाड़ पर जाने वाली थी, लेकिन वहाँ सैंग को देखकर उसके साथ खाना खाने चली गई थी और माफी मांगना भूल गई थी। इसका मतलब था कि रायन का भी एक आखिरी दिन रहता था, इससे वो पहाड़ पर माफी मांगने के लिए जाती है। रायन के फ्री होने के बाद सैंग आ जाता है, जिसे देखकर रायन हैरान हो जाती है, लेकिन सैंग उसके करीब आकर उसे हक कर लेता है क्योंकि रायन ही उसकी सोई और जोंग या भविष्य बताने वाली की बात पूरी हो गई थी कि माफी मांगने के आखिरी दिन रायन के पास वो आदमी आएगा जिसे रायन के पास्ट का पता होगा। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब जेही ने सैंग के हाथ गायब होते देखे थे, तो वो रायन के पास आकर उसे सैंग के हाथ गायब होने के बारे में बताता है और कहता है कि सैंग इंसान नहीं है, इससे जब तक उसकी हकीकत पता नहीं चलती तब तक उससे दूर रहो। जेही ने रायन का पीछा किया था और उसे पहाड़ पर रायन और सैंग दोनों हक करते नजर आते हैं, जो देखकर जेही पूरी तरह जल जाता है। सैंग रायन को उसके घर छोड़ने आते हैं तो उसके जाने से पहले रायन उससे पूछते कि तुम कोई एलियन या भूत तो नहीं। फिर वो उसके पूछने पर बताती है कि जेही ने तुम्हारे हाथ गायब होने का बताया, लेकिन कोई जो मर्जी कहे मैं तुम्हें अपने दिल दे चुकी हूँ। तो सैंग उसकी बात पे स्माइल करने लगता है। सैंग जेही के पास पुलिस स्टेशन आता है और उससे पूछता है क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। तो जेही कहता है कि तुम खुद ही बता दो। इस पे सैंग उसे बताता है कि 1993 वाली पिक्चर्स में कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और फिर उसे कहता है कि मैं रायन को लाइक करता हूँ। जेही कहता है कि तुम मेरे साथ टक्कर लेना चाहते हो। तो सैंग सोचता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि हम दोनों एक बार फिर से आमने सामने क्यों आ गए हैं। सैंग अपने घर आकर अपने दोस्तों को बताता है और सोही और जोंग नेहा जन्म लेकर रायन की शक्ल में मेरे पास आ गई हैं। तो पहल कहता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तुम्हारा आखिरी मेटामॉर्फोसिस भी शुरू होने वाला है। सैंग कहता है कि मैं उस दिन तक रायन के साथ रहूंगा जिस दिन तक मैं गायब नहीं हो जाता, और फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सैंग रायन को लेने पर जा रहा था कि तभी उसे पता चलता है कोई उसका पीछा कर रहा है, जो जेही का बंदा था। सैंग उस पर ध्यान दिए बिना रायन के पास जाता है तो वो बहुत प्यारा ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर सैंग खुश हो जाता है। रायन सैंग से पूछते है कि तुम थोड़ा थोड़ा गायब होने लगे हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम पूरी तरह गायब होने वाले हो, अगर तुम जाओगे तो मेरे पास वापस कब आओगे। सैंग कहता है कभी 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग जाता है, जिस पर रायन कहते हैं कि इतना इंतजार तो मैं कर ही लूंगी। फिर सैंग कहता है कि कभी 5 या 10 साल भी लग जाते हैं। तो रायन कहते हैं कि मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती, इसे तुम्हें से रोकना होगा। सैंग कहता है कि मेरे बस में होता तो कुछ कर लेता, जिस पर रायन उदास हो जाती है। सैंग घर आते तो उसके तीनों दोस्त आपस में लड़ रहे थे। जेही को किम की एम्प्लॉय की लाश मिलती है तो पोस्टमार्टम में किम का डीएनए मिलता है, जिस पर किम कहता है कि मैंने सीओ के अलावा किसी को नहीं मारा। जेही उसे लाल नोटबुक दिखा के कहता है कि मैं उस लड़की के पास से भी मिली है, जो देखकर किम डर जाता है। किम अपने सेल में बैठा सोचा था कि वो मुझे मारने जेल में नहीं आ सकता। डोंग चिल और पैल तीर को देखे तो वो दोनों पूरी तरह गायब हो चुके थे। दूसरी तरफ डोंग डेटिंग अकेडमी आया था और यहीं डोंग चिल और पैल की तरह वो भी गायब हो गया था। सैंग अपनी कार में रायन के हॉस्पिटल के बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तभी सैंग की नजर दूर खड़े काले कपड़ों वाले आदमी पर पड़ती है, जो सैंग को देखकर वहाँ से भाग गया था। तो सैंग भी उसके पीछे भागने लगता है। रायन बाहर आती तो सैंग अपनी कार में नहीं था। वो सोचती कि सैंग कहीं गायब तो नहीं हो क्या। तभी सैंग वहाँ आ जाते तो रायन भागकर उससे हक कर लेती है। सैंग कहता है कि अब जितना टाइम भी बचा है हम दोनों साथ में बिताएंगे, जिस पर रायन खुश हो जाती है।
अगली सुबह रायन की आंख खोलती है तो सैंग अपने करीब देखकर कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी यही हो, जिस पे सैंग कहता है कि मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। किम जेल में अपने सेल में अकेला था क्योंकि बाकी सब कैदी खाना खाने गए थे। एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तो वो बताता है कि मुझे बुखार है, जिस पे वो ऑफिसर उसके लिए दवाई लेने जाता है। तभी एक आदमी किम के सेल में आता है, जिसे देखकर किम समझता है कि वही ऑफिसर, लेकिन वो कातिल था जो जेल में भी उसके पीछे आ गया था। जेही और उसकी टीम किम के ऑफिस की तलाशी लेने आते हैं। जेही किम की फाइल्स चेक करता है तो उसे उनमें से एक लाल नोटबुक नजर आती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जेही नोटबुक खोलकर देखता है तो वो अंदर से खाली थी, लेकिन एक पेज पर लिखा हुआ था कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें तो मार कर रहूंगा। रायन हॉस्पिटल में एक आदमी का डॉग चेक करके बताती है कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, जिस पर आदमी से कहते कि तुम झूठ बोल रही हो। रायन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये आवाज और बात उस कातिल जैसी थी। रायन मुड़कर उसकी तरफ देखती तो वो डरावनी शक्ल बनाकर रायन की तरफ देख रहा था। रायन समझ आती कि यही वो कातिल है। वो रायन की तरफ बढ़ता है, उसके हाथ में रायन के हाथ से गिरा हुआ स्कैल्पर था। रायन के पास भागने की जगह नहीं थी। पिछले दिसंबर की एक बर्फीली रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सियो और किम को दिखाया जाता है जिनका अफेयर चल रहा था। वो दोनों एक होटल में चले गए थे। सियो के हस्बैंड शॉल ने उन दोनों को देख लिया था। तभी उसने फैसला किया था कि वो फिर से कत्ल करना शुरू करेगा और उसने पहला कत्ल अपनी पत्नी सियो का करेगा, जिसके बाद एक लंबी लिस्ट थी। सियो के बाद वो किम के पीछे था, इसलिए किम जेल में सुरक्षा था, लेकिन अब उसने किम को भी मार डाला था। अब उसका अगला प्लान केस के आखिरी गवाह रायन को मारने का था, जिसके लिए उसने अपने डॉग को खुद मारकर जख्मी किया ताकि बहाने से उसे हॉस्पिटल ले जा सके। जेही को किम के खून की खबर मिलती तो उसे रायन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अब वो रायन को मारेगा। शिव रायन के करीब आकर पूछता है क्या ये डॉग वाकई सर्जरी के बाद बच जाएगा, तो रायन उसे अपनी स्कैल्पर वापस मांगती है। तभी नर्स आ जाती है, जिसके बाद रायन डॉग की सर्जरी करने लगती है। शिव वहाँ से चला गया था। जेही और सैंग हॉस्पिटल आते हैं तो रायन उनको सारी बात बताती है, जिसपे वो कहते हैं कि अब तुम्हें रायन को बचाने के लिए जल्द शिव को ढूंढना होगा। सैंग के पास समसन आता है, जिससे रायन से दूर रहने का कहकर वार्न करता है कि तुम बहुत जल्द मेटामॉर्फोसिस में चले जाओगे। तो सैंग कहता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा। समसन कहता है कि आज वो काम होगा जो 500 साल पहले नहीं हुआ था, यानी सोही को 500 साल पहले परी प्रिंस के लिए मर जाना चाहिए था। रायन को एक पार्क में लेकर जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पार्क याद है, तो वो कहती है कि हाँ ये वही पार्क है जहाँ मैंने तुम्हें पिछले जन्म में मिलने के लिए बुलाया था। फिर सैंग रिंग निकाल कर रायन को रिंग पहनाता है, उसे आई लव यू बोलता है, जिसमें रायन भी उसको रिंग पहनाती है। और फिर सैंग डोंगचिल के पास आकर उसे अपना क्यूकन देता है और कहता है कि जब टाइम आए तो तुम्हें इस पर तीर चलाना होगा। डोंगचिल सैंग के क्यूकन को देखकर समझ आता है कि तीर चलाने का वक्त आ गया है। वो गोल्डन तीर उठाकर उस क्यूकन की तरफ निशाना लेता है जो सैंग ने उसे दिया था, और इस बार उसका निशाना कामयाब हो गया था। तीर सैंग को लगता है तो सैंग उस तीर को अपने सीने से निकालकर उस क्यूकन को तोड़ता है और बाहर निकालता है। ये एक तरह का अमल था, जिसके बाद अब सैंग बिना गायब हुए नॉर्मल रह सकता था। रायन जेही के साथ कार में जा रही थी, जिसमें शोल ने बॉम्ब लगाया हुआ था, जिसका टाइम पूरा हो गया था। वो फट गया था। शोल जेही की कार के ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कार ब्लास्ट होती है, जेही भी गिर जाता है। मोड़ के कार की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत तेज थी और तभी जेही को कार के ऊपर सैंग नजर आता है, जिसने रायन को उठाया हुआ था। वो उड़ रहा था और उसके पर जल रहे थे, लेकिन अब रायन सुरक्षित थी। शोल ये सब देखकर डर कर वहाँ से भागता है तो सैंग भी उसके पीछे भागता है। शोल एक बिल्डिंग में आकर छिप गया था, लेकिन सैंग उसके सर पर पहुंच जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। सैंग उसका गला दबा रहा था, लेकिन शोल उसकी पीठ में एक खंजर मारता है, जिसपे सैंग उसे ही धक्का मारकर इमारत से नीचे फेंक देता है और नीचे लगे सरिये उसके शरीर में घुस जाते हैं। सैंग अपनी पीठ से खंजर निकालकर बाहर फेंकता है, वहीं गिर जाता है। कमजोरी की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। रायन और जेही सैंग के पास आते हैं और दूसरी तरफ सैंग के दोस्त भी इस दुनिया को अलविदा कहते हुए गायब हो गए थे। टीवी पर इस केस के बारे में बताया जा रहा था कि शोले का अनाथ लड़का था, जिसने सबसे पहला कत्ल अपनी माँ का किया, जिसने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा था। दूसरा कत्ल अनाथ आश्रम की डायरेक्टर का किया, जो उसे मारा करती थी। और तीसरी औरत उसकी मकान मालिकन थी, जिसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है। 3 कत्ल करने के बाद वो बहादुर हो गया। अब उसने औरतों को 7 गुनाहों के नाम पर कत्ल करना शुरू कर दिया था। वो कत्ल करने के बाद केस के गवाहों को भी नहीं छोड़ता था। 1994 में एक लड़की को कत्ल करने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो भाग गया, लेकिन इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद जिसने उसका इलाज किया वो सीओ थी, और उसने सीओ से शादी के बाद कत्ल करने के बंद कर दिए थे। लेकिन 28 इयर्स बाद अपनी वाइफ सीओ और किम का अफेयर देखने के बाद उसको फिर से कत्ल करने का जुनून होने लगा, और उसने सीओ और उसके लवर किम के साथ आसपास के लोगों को भी नहीं छोड़ा। रायन सैंग के गायब होने के बाद सैंग के पुराने घर आती है, जहाँ उसकी यादें थी। वो वहाँ सैंग को याद करके फिर से रोने लगती है, क्योंकि जिसको पाने के लिए उसने इतना लंबा इंतजार किया वो उसे छोड़कर चला गया था। जेही 2 दिन लगातार रायन के घर आता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। तीसरे दिन वो आता है तो रायन दरवाजा खोलती है। रायन उसे लेकर बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो जेही कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी कि तुम ठीक हो, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। फिर उसे हक कर लेता है। सैंग के जाने के बाद फिर से रायन ने पहाड़ पर जाना शुरू कर दिया था, जहाँ जाकर वह सैंग से मिलने की दुआ करती थी। रायन आखिरी दिन पहाड़ पर जा आती है और दुआ करके वापस जाने लगती, तो उसके पीछे से सैंग की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर रायन उसके पास आकर उसे छूकर पूछती है क्या तुम वाकई आ गए। तो सैंग कहता है कि मैं दोबारा जन्म लेकर
आ गया क्योंकि तुमने मुझसे मिलने के लिए बहुत दुआएं की थी। सैंग उसे बताता कि मैं फेरी नहीं रहा क्योंकि क्यूबकॉन से निकलने की कोशिश में मैंने अपने पर खो दिए, इससे अब मुझे मेटामॉर्फोसिस में जाने की चिंता नहीं। ये सुनकर रायन खुशी से उसे हक कर लेती है। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रायन अपनी और सैंग की बेटी थी। रायन और सैंग एक फूल के पास बैठे हुए थे। रायन ने उसकी गोद में सर रखा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोच रहे थे कि हमारी लाइफ का एक मिरेकल है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और यही हमारे इस क्यूट सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।